अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा बना लेगी सरकार। कैसा होगा ये गणित जो है वो शायद भाजपा के खेमे में भी चल रहा है, जिस आधार पर ही भाजपा में जम्मू कश्मीर में दावा किया जाता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का सीएम जो है वो होगा। आखिर गणित कहलाता क्या है? आपको बता दें कि मौजूदा समय में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो चुके हैं और उसके लिए उन्होंने एक इंडिया महागठबंधन का गठन जो है वो किया है। और इस महागठबंधन को बनाने का मकसद केवल इतना है कि भारत से खास तौर से बीजेपी को अलग थलग किया जाए, फिर चाहे केंद्र में सरकार किसी भी दल की हो। यानी ये महागठबंधन जो है वो खास तौर से भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन अब भाजपा ने अपनी तरफ से, खासतौर से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, जिस तरह से अक्सर कहा जाता है कि उनके पास कोई ना कोई समस्या का हल जो है वो जरूर होता है। अब नरेंद्र मोदी ने अपना ये ब्रह्मास्त्र चलाते हुए, जो कि अक्सर वो कई बार चलाते हैं, कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी जो है उसे पास किया जाना चाहिए। वन नेशन वन थ्योरी यदि लोकसभा पार्लियामेंट में, संसद में पास कर दी जाती है, जिसके लिए एक विशेष सत्र ऐसा माना जा रहा है कि बुलाया जा रहा है 18 से 22 सितंबर को लोकसभा में एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और इस सत्र के पीछे माना यह जा रहा है कि वन इलेक्शन वन नेशन जो है वो प्रमुख मुद्दा रहेगा। अब यदि उस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पास हो जाती है, वो बिल पास हो जाता है, तो भाजपा का लगभग तय है कि जम्मू कश्मीर में वो अपनी सरकार बना लेगी। वो कैसे? आपको बता दें कि इसके लिए स्पेशल तौर पर एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी है और 8 सदस्यीय कमेटी जो है वो इस पर विचार करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो होना चाहिए या नहीं। इसमें जो इस कमेटी की 8 सदस्य कमेटी है, उसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। इसके अलावा जो 7 सदस्य हैं इस कमेटी के, वो बता दें, पहले हैं अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं। उसके बाद दूसरे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन आदिर रंजन चौधरी। उसके अलावा तीसरे सदस्य हैं गुलाम नबी आजाद जो कि फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के। उनके अलावा फाइनेंस कमिश्नर जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं श्री एनके सिंह। उनके अलावा सुभाष सी कश्यप जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। और एक हरीश सल्वे सीनियर एडवोकेट तथा फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है संजय कोठारी। ये 8 सदस्यों को जो है ये इस कमेटी का सदस्य चुना गया है। अब मैं आपको समझाता हूं तसल्ली से कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या समझे जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई जनसभाओं में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करते आए हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को पास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तर्क है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को पास किया जाता है तो उससे देश का करोड़ों रुपए बचेंगे। उनका ये तर्क है कि लगभग हर साल किसी न किसी विधानसभा के चुनाव जो है वो होते हैं और उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। यदि वन नेशन वन थ्योरी हो जाती है तो वो करोड़ों रुपया जो खर्च होता है उसे बचाया जा सकता है। वन नेशन वन थ्योरी का मतलब है कि जो अलग अलग विधानसभा के चुनाव अलग अलग महीनों में होते हैं और जो लोकसभा चुनाव होते हैं तो एक ही दिन तय किया जाएगा और उसी इलेक्शन के दौरान लोकसभा और विधानसभाओं के जो नतीजे हैं वो तय किए जाएंगे, उनका भविष्य जो है वो तय किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तर्क भी है कि इससे विकास की गति को भी बढ़ावा मिलेगा। वो इस तरह से कि उनका मानना है कि हर साल किसी न किसी राज्यों का चुनाव होता है और जब चुनाव होता है तो उस राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी जाती है और आचार संहिता लागू करने के दौरान किसी भी तरह की केंद्रीय नीति को जो है वो राज्यसभा उस विशेष राज्य में जहां पर चुनाव है वहां पर वो उन केंद्रीय नीतियों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वहां पर आचार संहिता लगी रहती है। तो ऐसे में विकास की गति जो है वो उन राज्यों के लिए रुकती है, जो तर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो तर्क रखा जाता है वो तर्क ये रखा जाता है कि इससे ब्लैक मनी पर भी रोक लग पाएगी। ये तर्क दिया जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं किसी भी राज्यों में तो उसमें जो भी नेतागण रहते हैं वो अपनी काली कमाई जो है वो चुनावों के दौरान जो है वो खर्च करते हैं ताकि वो वोटर्स को अपनी तरफ लुभा सके। तो ऐसे में यदि चुनाव जो है वो एक ही बार होंगे तो वो जो काली कमाई लोगों द्वारा खर्ची, नेताओं द्वारा खर्ची जाती है, उस काली कमाई पर भी रोक कहीं ना कहीं लग पाएगी। ये वो तर्क है जिसका
जो मौजूदा समय में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये माना जाता है कि इन सभी चीजों को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को पास किया जाना चाहिए। अब विपक्ष जहां लोकसभा के चुनावों के लिए बीजेपी को रोकने के लिए एक महागठबंधन इंडिया को तैयार कर रहा है, उनका यह मानना है कि वन नेशन वन थ्योरी जो है उसके कई साइड इफेक्ट्स हैं, कई नुकसान भी हैं, वो भी हम आपसे साझा करते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये समझा जा रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि यदि वन नेशन वन थ्योरी होगी तो एक ही बार चुनाव होंगे और वही चुनाव जो है लोकसभा में और वही चुनाव विधानसभा के लिए मान्य किए जाएंगे, बाध्य किए जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि यदि जिस पार्टी का पूरे देश में प्रभुत्व ज्यादा बढ़ रहा हो तो उस पार्टी को देश के साथ साथ सभी विधानसभा चुनावों में भी सफलता जो है वो मिल सकती है, जिससे पूरे देश में एक ही पार्टी राज करे, इस तरह की भी संभावना बन सकती है, जो कि देश के खिलाफ है, ये विपक्ष का मानना है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये माना जा रहा है क्योंकि ये जो महागठबंधन इंडिया बन रहा है, ये इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनावों के लिए बन रहा है और लोकसभा चुनावों के लिए सभी जो राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी हैं, लोकल पार्टी हैं, वो भी अपना समर्थन इस इंडिया को दे रहे हैं ताकि लोकसभा चुनावों में भाजपा को हराया जा सके। लेकिन यदि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पास कर दी जाती है तो इसमें उन क्षेत्रीय पार्टियों को आपत्ति जरूर होगी, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन क्षेत्रीय पार्टियों को होगा। क्योंकि यदि लोकसभा चुनावों में जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को सपोर्ट करेंगी, तो यदि वही नतीजे विधानसभा चुनावों के लिए भी बाध्य माने जाएंगे तो जो क्षेत्रीय पार्टी को सपोर्ट नेशनल पार्टी को देना वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। क्योंकि उसका मतलब यह होगा कि यदि वो जो नेशनल पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो अपनी विधानसभा चुनावों की सीटें भी उनके खाते में डाल देंगे। तो इतना बड़ा रिस्क कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अपने लिए नहीं देगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। यदि पीडीपी इंडिया जो महागठबंधन है उसको अपना समर्थन देती है और चुनावों के दौरान इसीलिए पार्टिसिपेट कर रही है कि हम अपने जितनी भी यहाँ पर लोकसभा सीट है वो आपके पक्ष के लिए लड़ेंगे, तो उससे अगर वन नेशन वन थ्योरी नहीं होगा तो उससे शायद पीडीपी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि वन नेशन वन इलेक्शन होगा और पीडीपी अपना सपोर्ट किसी इंडिया गठबंधन को दे देती है, तो ऐसे में यदि वो इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी को उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, ये साफ तौर से तय होगा, जिसको लेकर शायद विपक्ष ये मान रहा है कि वन नेशन वन थ्योरी जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खास तौर से खासा नुकसान है। तो ऐसे में यदि विपक्ष की ही माने तो वन नेशन वन थ्योरी से एक ही पार्टी पूरे देश पर राज कर सकती है। और यदि ऐसा हुआ, बीजेपी ने अपना प्रभुत्व जो धारा 370 हटाने के बाद पूरे देश भर में बना चुकी है, यदि वो प्रभुत्व कामयाब हुआ और देश भर से भाजपा को सपोर्ट पूरी तरह से मिला, तो जम्मू कश्मीर में ऑटोमेशन पर भाजपा जो है वो विजयी घोषित होगी और बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना पाएगी। और जो ये दावा करती है कि हम 50 सीटें लेंगे और यहाँ पे अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो शायद वो घोषणा जो है वो ख्वाबी पुलाव नहीं, वो जमीनी सतह पर सच होते दिखाई देंगे। तो शायद यही कैलकुलेशन बीजेपी के जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं के दिमाग में भी थी, जिस वजह से वो इतने दावे से कहते थे कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की अगली सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। कमेटी के सदस्य मैं बता दिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और गुलाम नबी आजाद प्रमुख जो है इस चेहरा है इस कमेटी के। और यदि ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे देती है तो उसके बाद विशेष सत्र में इस बिल को पास करवाना भाजपा के लिए कोई टेढ़ी खीर साबित नहीं होगी। और यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसे में जो समीकरण मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए वो मुमकिन हो जाए, इससे बिल्कुल कोई दो राय नहीं मानी जा सकती। आपके कमेंट्स इस पर क्या कहते हैं? अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं भी उन्हें स्टडी कर पाऊं कि आप इस वन नेशन वन थ्योरी पर क्या सोचते हैं और इससे भाजपा को क्या फायदा होगा और इससे विपक्ष को क्या नुकसान होगा। फिलहाल आप जुड़ रही है जमुना न्यूज के साथ।